सदियों पुरानी बात है जब हरमंद नाम की एक सल्तनत पर सुल्तान अजीम खान हुकूमत फरमाया करते थे। अल्लाह की रहमत से उनके पास हर नेमत थी। उनकी रियासत की सरहदें दूर दूर तक फैली हुई थीं। सुल्तान अजीम खान की सिर्फ एक ही औलाद थी जिसका नाम शहजादा अरसलान था। शहजादा अरसलान अपने वालिद का बहुत लाड ढाला था। साथ ही वो बहुत इंसाफ पसंद और दाना भी था। रियासत में जब भी कोई मुसीबत आती तो शहजादा अरसलान ही अपनी अक्ल और तदबीर से उस मुसीबत का मुकाबला करता। वो हर उलझी हुई गिरह खोल लिया करता था। सुल्तान को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। रियासत की रियाया भी शहजादे से बहुत मोहब्बत करती थी। सब उसे अक्लमंद शहजादा के लक़ब से पुकारते थे। हरमंद की हदों के साथ एक पडढोसी सल्तनत थी। वहां का सुल्तान बहुत जालिम, मगरूर और खुदगर्ज था, लेकिन अपनी आदतों की वजह से वो बहुत बदनाम था। वो हमेशा पडढोसी रियासत की तरक्की देखकर दिल ही दिल में जलता था और हर वक्त यही ख्याल करता कि किस तरह हरमंद के सुल्तान अजीम खान को शिकस्त दे सके। एक बार उसने अपने एक जासूस के हाथ सुल्तान अजीम खान के पास 4 सवाल लिखकर भेजे। वो जासूस जब सुल्तान अजीम खान के दरबार में पहुंचा तो अर्ज करने लगा, हुजूर, हमारे सुल्तान ने आपके लिए 4 सवाल भेजे हैं। अगर आपने इनका सही जवाब न दिया तो वो समझेंगे कि आपकी रियासत में कोई दाना शख्स नहीं है और इसलिए आप हुकूमत चलाने के लायक नहीं हैं। तो फिर आपको हमारी सल्तनत के ताबे काम करना होगा। जासूस ने कहा, हमारे सुल्तान के 4 सवाल कुछ इस तरह हैं। 1. बेवकूफ सुल्तान कौन होता है? 2. बेवकूफ सुल्तान के चापलूस दरबारी कौन है? 3. नेकी में क्या बुराई है? 4. बुराई में क्या नेकी होती है? चारों सवाल सुनकर सुल्तान अजीम खान गौर करने लगे कि ये तो बहुत अजीब सवाल हैं। उनकी समझ में कुछ भी न आ रहा था, लेकिन अब ये उनकी रियासत की इज्जत का मसला बन चुका था। वो किसी न किसी तरह इन सवालों के जवाब हासिल करना चाहते थे। वो सोचने लगे कि सुल्तान तो अहमक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके दरबारी भी बेवकूफ और चापलूस हों। इसके अलावा नेकी में क्या बुराई हो सकती है और बुराई में भला क्या नेकी हो सकती है? बुराई तो हमेशा बुराई ही होती है और नेकी हमेशा नेकी ही होती है। जासूस ये पैगाम देकर वापस लौट गया। अब सुल्तान अजीम खान कई दिनों तक इन सवालों के जवाब तलाश करते रहे, लेकिन जब कई दिनों तक उनकी समझ में कुछ भी ना आया तो उन्होंने अपने बेटे शहजादा अरसलान को बुलाकर फरमाया, बेटा, तुमने तो सुना ही होगा कि हमारे पडढोसी सुल्तान ने हमारे लिए 4 सवाल भेजे हैं। ये सवाल हमारी रियासत और हमारी अक्ल को लेकर एक बहुत बड़ी ललकार है। इसके अलावा ये हमारी और तुम्हारी इज्जत का भी सवाल है। अगर इन सवालों के जवाब न तलाश किए गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। इसलिए जैसा भी मुमकिन हो तुम्हें इन सवालों के जवाब तलाश करने चाहिए। शहजादा अरसलान ने कुछ देर तक गौर किया और फिर अर्ज किया, वालिद हजरत, आप बिल्कुल फिक्र न करें। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन सवालों के जवाब जरूर तलाश कर लूंगा। आप पडढोसी सल्तनत के सुल्तान से इन सवालों के जवाब के लिए 1 साल की मोहलत मांग लीजिए। सुल्तान अजीम खान ने पडढोसी सल्तनत के सुल्तान से सवालों के जवाब तलाश करने के लिए 1 साल की मोहलत ले ली। पडढोसी सुल्तान ने सोचा कि हरमंद में कोई शख्स न होगा जो 1 साल के अंदर भी इन सवालों का सही जवाब दे सकेगा, इसलिए उसने 1 साल की मोहलत दे दी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे और 2 महीने गुजर गए। सुल्तान और शहजादा अरसलान दोनों इन सवालों को भूल चुके थे। एक दिन अचानक सुल्तान अजीम खान को इन सवालों का ख्याल आया। उन्होंने शहजादा अरसलान को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों बेटा, इन सवालों का अब तक तुमने कोई हल तलाश किया? अब तो इस बात को 2 महीने गुजर चुके हैं। शहजादा अरसलान ने जवाब दिया, वालिद हजरत, मैं राजकाज के कामों में इतना उलझा हुआ था कि मुझे एक पल के लिए भी फुर्सत न मिली। आप मुझे कुछ दिनों के लिए रियासत से बाहर जाने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं घूम फिर कर इन सवालों के जवाब तलाश कर सकूं। सुल्तान ने अपने दिल पर पत्थर रखकर शहजादा अरसलान को रियासत से बाहर जाने की इजाजत दे दी। शहजादा अरसलान उसी दिन अपना भेस बदलकर पड़ोसी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया जिसके सुल्तान ने ये सवाल लिखकर भेजे थे। कई दिनों और कई रातों का सफर तय करने के बाद जब शहजादा अरसलान उस सल्तनत में पहुंचा तो शाम हो चुकी थी।
शहजादे ने सोचा कि इस सल्तनत के लोग पता नहीं कैसे होंगे, इसलिए एक अजनबी का रात के वक्त शहर में जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर शहजादे ने शहर से बाहर ही रात गुजारने का इरादा किया और रात गुजारने के लिए इधर उधर जगह तलाशने लगा। करीब ही एक छोटा सा मकान नजर आया जिसमें से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। शहजादे ने सोचा कि आज की रात इस मकान में गुजारनी चाहिए। शहजादा उस मकान के करीब पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला और बोली, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? शहजादे ने बड़ी नरमी से कहा, मैं एक परदेसी ताजिर हूं, घूमता फिरता आज इधर को आ निकला हूं। मैं आपके मकान में सिर्फ एक रात गुजारना चाहता हूं, क्या आप मुझे इसके लिए इजाजत देंगी? वो औरत एक पल के लिए सोच में पड़ गई। शहजादा उसकी बात को काटते हुए बोला, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि मैं बुरा शख्स नहीं हूं, मैं आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो औरत बहुत खूबसूरत और जवान थी। उसने शहजादे को मकान के अंदर ले गई, उसे खाना खिलाया और दूसरे कमरे में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। शहजादा सारी रात बड़े आराम से सोता रहा। सुबह उठकर शहजादा जाने लगा, तब उसने औरत से कहा, आपने जो मेरी इतनी मेहमान नवाजी की है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। वो औरत कहने लगी, अजनबी नौजवान, ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि मैं इस मकान में तन्हा रहती हूं। इस भरी दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। मैं यहां के सुल्तान के महल में एक मामूली खादिमा का काम करती हूं। सुबह से शाम तक मेहनत करके जो कुछ भी मिल जाता है उसी में अपना पेट पाल लेती हूं। इस खादिमा की दास्तान सुनकर शहजादे को उस पर रहम आ गया। उसने खादिमा को कुछ अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन वो खादिमा कहने लगी, मैंने आपको एक मेहमान समझकर अपने यहां ठहराया है और मैं समझती हूं कि मेहमान से किसी भी तरह की कीमत वसूल करना ठीक नहीं है। शहजादे ने उस खादिमा का शुक्रिया अदा किया और आगे की तरफ चल दिया। शहजादा अभी कुछ ही दूर चला था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा शख्स नजर आया। उसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे। बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो सर झुकाए लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन लोग उसे देखकर धुतकारते और आगे निकल जाते। बूढ़े की हालत बहुत खराब थी। शहजादे ने बूढ़े के पास जाकर पूछा, बाबा, आप इस तरह भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या तुम्हारी परवरिश करने वाला और तुम्हें खिलाने वाला कोई नहीं है? शहजादे के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, नहीं, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी दास्तान बहुत दर्दनाक है। आप भी सुनेंगे तो आप भी गमगीन हो जाएंगे। इस पर शहजादा बोल पड़ा, बाबा, तुम्हें क्या गम है? तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी है? तब वो बूढ़ा रोते हुए कहने लगा, बेटा, मैं 50 साल तक इस सल्तनत के सुल्तान के महल में चौकीदारी का काम करता था। जब तक मुझ में ताकत और हिम्मत थी, सुल्तान मुझसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेता रहा। मैं भी अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में दिन रात बिना सोचे समझे उसकी खिदमत करता रहा। सुल्तान का इशारा पाते ही मैंने उसका मुश्किल से मुश्किल काम भी कर डाला, लेकिन जब मैं बूढ़ा हुआ और मेरे बाल सफेद होने लगे तो उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और मेरी जगह पर एक दूसरा जवान शख्स रख लिया। ऐसा करते वक्त उसने एक बार भी न सोचा कि जिस शख्स ने उसकी 50 साल तक खिदमत की है वो बुढ़ापे में कहां जाएगा। मैं मजबूर था, मैं क्या ही कर सकता था, और वो एक सुल्तान था। मैं अब कोई काम नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। शहजादे को उस बूढ़े पर बहुत रहम आया। उसने अशर्फियों की एक मुट्ठी भरी और उस बूढ़े को देकर वो आगे बढ़ चला। चलते चलते शहजादा वहां के सुल्तान के दरबार में जा पहुंचा। वो सुल्तान बड़ी ईशान से अपने दरबारियों के बीच में बैठा हुआ था। उसके दरबारी सुल्तान की तारीफें कर रहे थे। शहजादा अरसलान दरबार में पहुंचकर एक कोने में बैठ गया, लेकिन सुल्तान अपने दरबारियों की चापलूसी भरी बातों को सुनने में इतना मशगूल था कि उसने एक बार भी दरबार में आए हुए शहजादे की तरफ नहीं देखा। शहजादा चुपचाप दरबार में बैठा रहा। शाम तक यही तमाशा देखता रहा। सुल्तान ने एक बार भी शहजादा अरसलान की तरफ नहीं देखा और फिर शाम के वक्त दुखी मन से चुपचाप शहजादा दरबार से लौट गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन वह फिर से सुल्तान के दरबार में जा बैठा। उसने देखा
कि सुल्तान के दरबारी सुल्तान को उसकी खूबियों की झूठी दास्तानें सुना सुनाकर खुश कर रहे थे। सुल्तान के तमाम वजीर और दरबारी उसे यह बता रहे थे कि रियासत में कोई भी गमगीन और गरीब नहीं है। शहजादा अरसलान देख रहा था कि जो भी दरबारी सुल्तान की झूठी तारीफ करता तो सुल्तान खुश होकर उसे इनाम में अशरफियां देता। शहजादे ने भी इसी तरीके से काम लेना ठीक समझा। उसने सुल्तान की तारीफ में एक बहुत खूबसूरत सी नज्म लिखी और मौका पाकर कहने लगा, सुल्तान की जय हो। मैं बचपन से ही आपके इंसाफ और आपकी सखावत की बातें सुनता आ रहा हूं। मैं आपकी रियासत में जहां भी गया लोगों से यही सुना कि आप सब लोगों के गम और खुशी में काम आने वाले और दीनदार दुखियों की मदद करने वाले हैं। आपसे बेहतर सुल्तान इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मेरे दिल में आपको देखने की तमन्ना पैदा हुई और अल्लाह की रहमत से मेरी यह तमन्ना पूरी भी हो गई। शहजादे की ऐसी बातें सुनकर सुल्तान मन ही मन में बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और कहां से आए हो? शहजादे ने झुककर अर्ज किया, हुजूर, मैं एक परदेसी हूं। मैं नज़में लिखता हूं, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं जहां भी गया मुझे कोई ऐसी चीज ना दिखी जिस पर मैं कोई नज़्म लिख सकूं। लेकिन जब मैं आपकी रियासत में पहुंचा तो लोगों से आपकी बहुत तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और फिर यह एक बहुत खूबसूरत सी नज़्म मैंने आपके लिए लिखी है। अगर आपका हुक्म हो तो मैं यह नज़्म आपको सुना दूं। सुल्तान, जो अपनी झूठी तारीफें सुनने का आदी था, खुशी से फूल नहीं समाया। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम मुझे अपनी नज़्म सुनाओ जो तुमने मेरे लिए लिखी है। शहजादा अरसलान ने बड़ी सुरीली आवाज में सुल्तान की तारीफ में लिखी हुई वह नज़्म पढ़कर सुना दी। सुल्तान वह नज़्म सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर खुश होकर उसने अरसलान को अपने दरबार में रख लिया। थोड़े ही दिनों में शहजादा उसके दरबार का बहुत खास शायर बन गया। अब शहजादा वक्त बेवक्त सुल्तान की तारीफ करता रहता। वह सुल्तान की तारीफों के पुल बांधता रहता। शहजादा अरसलान जवान था और खूबसूरत था। आहिस्ता आहिस्ता उसने सुल्तान पर ऐसा असर डाला कि सुल्तान ने खुश होकर उसे अपना वजीर बना लिया। यहां तक कि अपनी बेटी की निकाह भी उससे कर दी। सुल्तान ने अपने इस नए वजीर के लिए एक बहुत शानदार महल भी तामीर करवाया, जिसमें शहजादा अरसलान और उसकी बीवी बड़े आराम से रहने लगे। इस सुल्तान का एक बेटा भी था। शहजादा अरसलान की उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस वाकये के कुछ ही दिनों बाद सुल्तान के बेटे ने अरसलान के साथ शिकार खेलने की तमन्ना जाहिर की। वजीर के रूप में अरसलान इस बात के लिए फौरन तैयार हो गया। दोनों ने शाही इस्तबल से 2 बेहतरीन किस्म के घोड़े निकाले और शिकार करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते वे लोग जंगल में बहुत दूर तक निकल आए, लेकिन उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। आखिरकार जब शाम हो गई तो वे मायूस होकर महल की तरफ लौटने लगे। वे लोग वापस लौट ही रहे थे कि उनके सामने एक हिरण आ गया। उन दोनों ने ही हिरण पर एक साथ तीर चलाया। दोनों के तीर लगते ही हिरण मर गया। हिरण तो मर गया, लेकिन उनके लिए मरे हुए हिरण को महल में ले जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हिरण बहुत बड़ा था और घोड़े पर आसानी से लादा नहीं जा सकता था। वे दोनों बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन कोई उपाय उनकी समझ में नहीं आया। बड़ी देर तक गौर करने के बाद उन्होंने यह फैसला किया कि इस हिरण का सर काटकर अपने साथ ले जाए और धड़ को यहीं पर छोड़ दें। फिर हिरण का सर काट लिया गया। वजीर ने हिरण के सर को एक बड़े से कपड़े में लपेटकर अपने घोड़े से बांध लिया। उसके बाद वो दोनों वापस महल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ही सुल्तान के बेटे का कोई दोस्त रहता था। जब वो दोनों उसके मकान के सामने से गुजरे तब सुल्तान का बेटा कहने लगा, मैं अब बहुत थक चुका हूं, इसलिए मैं अपने दोस्त के मकान पर आराम करूंगा और कल शाम तक मैं महल में पहुंच जाऊंगा। और फिर सुल्तान का बेटा वहां पर रुक गया, जबकि शहजादा अरसलान परेशान सा अपने महल की तरफ लौट गया। उसकी बीवी बहुत देर से उसका रास्ता देख रही थी। उसने अपने शौहर से पूछा, तुम कहां गए थे? तुम्हारी फिक्र के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। अरसलान कहने लगा, ये सब बातें तुम बाद में करना, पहले मुझे एक बेलचा लाकर दे दो। इस वक्त मुझे बेलचे की बहुत सख्त जरूरत है। उसकी बीवी की समझ में कुछ भी ना आ रहा था। उसने पूछा, इस वक्त तुम्हें बेलचे की क्या जरूरत है और तुम इतने परेशान और घबराए हुए क्यों हो? अरसलान ने कहा, इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी एक बेलचा चाहिए। उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो?
साफ साफ बताओ, आखिर मसला क्या है? अरसलान की सांस फूल रही थी। उसने कहा, मुझसे एक गलती हो गई है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था। अगर तुम्हें पता चल गया और तुम्हारे मुंह से यह बात सुल्तान तक पहुंच गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। इसलिए तुम चुपचाप वहीं करो जो मैं तुमसे कहता हूं। अब तो उसकी बीवी शहजादी का माथा ठनका। वो बहुत जिद करते हुए कहने लगी, मैं तो तुम्हारी बीवी हूं, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी एतमाद नहीं? मैं तुम्हें कसम देती हूं कि मैं ये बात किसी और से न कहूंगी। तुम मुझे बताओ कि तुम बेलचे का क्या करोगे? अरसलान कहने लगा, ठीक है, वो राज मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन याद रखो, अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो हमेशा के लिए मुझे खो बैठोगी। आज मैं तुम्हारे भाई के साथ शिकार खेलने जंगल गया था। वहां हमने एक हिरण का शिकार किया। तुम्हारा भाई कहता था कि हिरण उसके तीर से मरा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि मैंने ही उसे मारा है। इस बात पर हम दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर मैंने शहजादे को कत्ल कर दिया। मैं उसके धड़ को तो जंगल में ही छोड़ आया, लेकिन उसके सर को काटकर मैं अपने साथ ले आया हूं। अब मैं इस सर को यहीं कहीं दफन करना चाहता हूं। सिर्फ धड़ को देखकर कोई भी न पहचान सकेगा कि वो मरा हुआ शख्स कौन था। इस तरह किसी को भी मालूम न पड़ेगा कि शहजादा कहां गया। ये सुनते ही शहजादी जोर जोर से रोने लगी। अरसलान ने उसे समझाया, लेकिन उसने अरसलान की कोई बात न सुनी। आखिरकार अरसलान खुद ही कहीं से बेलछा लेकर आया और महल के बागीचे में उसने एक गड्ढा खोदा। अपनी बीवी के सामने ही उसने कपड़े में लिपटा हुआ वो सर उस गड्ढे में दफन कर दिया। शहजादी रात भर अपने भाई की याद में रोती रही और उसने अपने शौहर से कोई बात न की। अगली सुबह शहजादी उठकर रोती चिल्लाती हुई सुल्तान के महल में पहुंच गई और रो रो कर अपनी वालदा को सारी दास्तान सुना दी। वालदा अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। उसने जब ये सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त पूरे महल में टहलका मच गया। सुल्तान दौड़ा दौड़ा आया। जब उसने अपने बेटे के कत्ल की खबर सुनी तो उसके गुस्से की कोई हद न रही। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो वजीर को गिरफ्तार करके फौरन उसके सामने हाजिर करें। थोड़ी ही देर में सुल्तान के सिपाही अरसलान को बांधकर सुल्तान के दरबार में ले आए। जो भी लोग दरबार में शहजादा अरसलान से जलते थे वो इस वक्त बहुत खुश हो रहे थे। सुल्तान ने अपने जवान वजीर को देखते ही जोर से जमीन पर पांव पटका और कहने लगा, तुमने मेरे बेटे को कत्ल करने की जुर्रत कैसे की? तुम भूल गए कि मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं। मैं समझ गया, तुम उसे मारकर उसकी जगह पर खुद इस सल्तनत के सुल्तान बनना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा होने न दूंगा। शहजादा अरसलान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी न सुनना चाहता। जिस तरह तुमने मेरे बेटे का सर काटा है उसी तरह तुम्हारा सर भी धड़ से जुदा किया जाएगा और मैं तुम्हारे काटे हुए सिर को अपने महल के दरवाजे पर लटकाऊंगा ताकि सल्तनत के सब लोग देख सकें कि शाही खानदान के किसी भी व्यक्ति को हाथ लगाने का क्या अंजाम निकलता है। यह कहकर सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे इस वजीर को ले जाएं और उसका सिर काट कर ले आए। सिपाही उसे घसीटते हुए ले जाने लगे, लेकिन जब वे महल के बाहर पहुंचे तो उन्हें उस खादिमा ने रोक लिया जिसके यहां शहजादा अरसलान ने एक रात गुजारी थी। उस खादिमा ने नौजवान वजीर से कहा, आपको अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया। यह तो बहुत जुल्म है और सरासर नाइंसाफी है। माना कि शहजादे का कत्ल हुआ है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए था। इसके बाद वह खादिमा सिपाहियों से इल्तजा करने लगी कि वे वजीर को सुल्तान के दरबार में वापस ले चलें, लेकिन सिपाही कहने लगे, अरे तुम तो सुल्तान के गुस्से को जानती हो। अगर हम इसे वापस ले गए तो सुल्तान हम सबको मौत की सजा सुना देंगे। खादिमा कहने लगी, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं तुम लोगों पर आंच भी ना आने दूंगी। मैं इन्हें दरबार में ले जाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूं और फिर सुल्तान जो चाहे मुझे सजा दे दे, लेकिन मैं ऐसी नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। खादिमा के बहुत कहने पर सिपाही फिर से वजीर को लेकर दरबार में आ गए। उसे देखते ही सुल्तान अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ। गुस्से में कांपते हुए वह कुछ कहता, उससे पहले ही खादिमा फौरन उसके आगे आ गई और कहने लगी, हुजूर, इसमें इन फौजियों का कोई कसूर नहीं है। मेरे कहने पर ही यह वजीर को वापस लेकर आए हैं। मुझे मालूम है कि आपने वजीर को मौत की सजा सुना दी है, लेकिन अपने वजीर का बयान सुने बिना आपने इन्हें मौत की सजा कैसे सुना दी? ये सच है कि मुजरिम को उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए,
लेकिन बिना तफ्तीश की सजा देने से नाइंसाफी भी तो हो सकती है। सुल्तान ने कहा, मैं भला इसे सफाई का क्या मौका दूं? इसने मेरे बेटे का कत्ल किया है, इसलिए मैं भी इसे वही सजा दूंगा जो इसने मेरे बेटे के साथ की है। खादिमा कहने लगी, हुजूर, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि सच्चा इंसाफ तो तभी होगा जब आप इस सारे मामले की तफ्तीश करेंगे। अगर इस वजीर ने शहजादे का खून भी किया है, तब भी आपको यह देखना होगा कि उसका कत्ल आखिर क्यों हुआ। आपने वजीर को इतनी बड़ी सजा दे दी, लेकिन इन्हें अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी न दिया। इस खादिमा की बातें सुनकर सुल्तान को सचमुच अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे इस वजीर के मकान पर जाएं और उसके बेटे का सिर निकालकर ले आए। कुछ ही देर में सिपाही कपड़े में लिपटा हुआ एक सिर दरबार में ले आए। सुल्तान ने उस कपड़े को खोलने का हुक्म दिया। वह कपड़े की गठरी खोली गई, लेकिन यह क्या? यह तो एक हिरण का सिर था। सारे दरबारी उसी की तरफ देखते रह गए। किसी के मुंह से एक लफ्ज न निकला। खादिमा कहने लगी, देखा हुजूर, अगर आप यह सिर न देखते तो आज आपके दरबार में कितना बड़ा जुल्म हो जाता। आप अनजाने में अपने दामाद से हाथ धो बैठते। इतनी देर में सुल्तान का बेटा भी अपने दोस्त के मकान से वापस लौटकर महल में आ गया। सब लोग शहजादे को देखकर हैरान रह गए। तब सुल्तान ने अपने वजीर यानी अरसलान से पूछा, यह सब क्या है? इस तरह की झूठी अफवाह फैलाने से तुम्हें क्या हासिल हुआ? तब अरसलान ने जवाब दिया, हुजूर, आपको याद होगा तकरीबन 1 साल पहले आपने अपने पड़ोसी सल्तनत के सुल्तान अजीम खान से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। उन्होंने आपसे सवालों का जवाब देने के लिए 1 साल का वक्त मांगा था। मैं आज आपको उन सवालों के जवाब देना चाहता हूं। मैं पड़ोसी रियासत के सुल्तान अजीम खान का बेटा अरसलान हूं। आपको अपने सवाल तो याद ही होंगे हुजूर। आपने पूछा था, सबसे अहमक सुल्तान कौन है? अहमक सुल्तान के चापलूस दरबारी कौन है? बुराई में क्या नेकी है और नेकी में क्या बुराई है? अब आप इन सवालों के जवाब सुनिए। आपने यह सुनते ही कि मैंने आपके बेटे को कत्ल कर डाला है, मुझे मौत की सजा दे दी। एक बार भी आपने इस पूरे मामले की तफ्तीश करने की कोशिश न की। आपने एक बार भी मुझसे न पूछा कि मैंने यह कत्ल किया भी है या नहीं। इससे यही जाहिर होता है कि आपकी सल्तनत में इंसाफ नहीं है, इसलिए आपको एक अहमक सुल्तान कहा जा सकता है। इसके अलावा जब आपने मेरा सिर काटने का हुक्म दिया तो आपके किसी भी दरबारी ने इस पर कोई ऐतराज न किया। वे अपने सामने ऐसा जुल्म होता हुआ देखते रहे। यही नहीं, वे सब मुझसे जलते और हसद करते थे, इसलिए दिल ही दिल में वे लोग खुश हो रहे थे। आपके इस फैसले पर ऐतराज न करके वे आपको नाइंसाफी की तरफ ले जा रहे थे, इसलिए वे सब अहमक सुल्तान के चापलूस दरबारी हैं। कल रात जब मैं हिरण के सिर को जमीन में दफन कर रहा था, तब आपकी बेटी ने मुझे सारी बात बताने के लिए मजबूर किया। मैं उसे कुछ भी न बताना चाहता था, लेकिन उसने कसम दी कि वह किसी से भी इस बात का जिक्र न करेगी, और उसने मुझसे सारा राज उगलवाने पर कायम रही। सुबह होते ही उसने आपको यह बात पहुंचा दी। उसने यह एक बार भी न सोचा कि इस सारी बात का उसके शौहर पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ आपकी यह मामूली सी खादिमा, जिससे यह नाइंसाफी न देखी गई और अपनी जान को खतरे में डालकर उसने आपके इस फैसले पर ऐतराज किया। इस तरह उसने मुझे मरने से बचा लिया। इसलिए यह खादिमा बुराई में नेकी है और आपकी बेटी मेरी बीवी होने के बावजूद नेकी में बुराई है। आपके महल के रास्ते में बैठा हुआ वह बूढ़ा जो रास्ते में भीख मांगता है, जब तक वह जवान और ताकतवर था तब तक आपने उसका ख्याल रखा, लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया तब आपने धुतकार कर उसे बाहर निकाल दिया। इन सब बातों से यही जाहिर होता है कि आप एक अहमक सुल्तान हैं। मुझे लगता है कि आपको अब अपने चारों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहां आया था। अब मैं अपनी रियासत वापस जा रहा हूं। मुझे आपकी बेटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे छोड़कर अपनी रियासत वापस लौट रहा हूं। शहजादा अरसलान के ऐसे अल्फाज सुनकर सुल्तान की बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शहजादे से माफी मांगने लगी। और उस मगरूर सुल्तान को भी अब यह समझ में आ चुका था कि आज तक वह अपने दरबारियों की बातें सुनकर खुश होता रहा, जबकि हसन रैया की तरफ कोई तवज्जो न दी। उसने भी शहजादे से माफी मांगते हुए कहा, बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को अपनी रियासत में अपने साथ ले जाओ। और सुल्तान ने अब उस खादिमा को एक शरफी की थैली इनाम दी। इसके बाद
शहजादा अरसलान अपनी बीवी को लेकर वापस रवाना हो जाता है।